हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये यूनिट जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 नंबर का कवर करता है, यानी कि ये कंसिडर करेगा 12 मार्क्स का। और इसके अंदर लगभग मान लो 4 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल्स आते हैं और 8 मार्क्स तक की थियोरी आती है। तो मतलब आपके पूरे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस का ये सबसे बड़ा यूनिट रहने वाला है। इसके अंदर 3 डिफरेंट यूनिट होगा। पहला होगा एडीएएस, फिर होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और मल्टीप्लायर, और चौथा है एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ये चैप्टर यानी ये यूनिट बहुत ही काम का है। और नंबर में सबसे ज्यादा वेटेज का नेशनल इनकम 10 नंबर का था, और ये अकेला चैप्टर 12 नंबर का। 3 इसमें क्लास आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं इस पूरे को एक ही यूनिट कवर करके चलूंगा। उम्मीद है कि जितने दिन में नेशनल इनकम खत्म किया उससे भी 1-2 दिन पहले ही, मतलब 5 से 6 क्लासेस के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको ये पूरा 12 नंबर दे दूं। गारंटी से एक भी क्वेश्चन कम नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन कटेगा नहीं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आपसे निवेदन ये है कि बस डेली बेसिस पे घर पे काम करते चलो। जिस तरीके से मैं डेली 2 वीडियोस का टारगेट लेके चल रहा हूँ, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। अभी मेरी सिचुएशन, इवन मेरी फैमिली की सिचुएशन इज़ नॉट गुड, सब बीमार हैं और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। आप मेरी वॉइस देख रहे हो, इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। तो अभी तक मेरी जो वीडियोस देख रहे थे वो कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस थी जो मैंने 1-2 दिन पहले रिजर्व बना के रखी थी, ताकि मैं बीमार पड़ूँ तो मैं उसे अपलोड कर सकूँ। बट अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और रिकॉर्डिंग का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या करें, आपके जो टर्म 2 के एग्जामिनेशन है उसमें बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। गले में मेरी प्रॉब्लम है, मेरे जो वोकल कॉर्ड्स है वो एक तरीके से पार्शियली डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग जो है पूरे साउंड बॉक्स में, लैरेंजाइटिस एक बीमारी है जो डॉक्टर ने बताया, जिसकी वजह से क्लास मुझे कुछ दिन तक बहुत कम या ना बोलने की सलाह दी गई है। मैं चाह के भी तेज़ नहीं बोल सकता अभी, तो आपको मेरी जो वॉइस है थोड़ी सी चेंज लगेगी, एनर्जी थोड़ी सी कम लगेगी इसके अंदर। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, आई एम फुल्ली एनर्जेटिक, मैं बहुत मन से पढ़ाता हूँ, अभी भी बहुत मन है। लेकिन क्या करें कि अंदर से बॉडी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। बट मैं इतना जरूर कहूँगा आपसे कि थोड़ी वॉल्यूम लो के अलावा आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मेरी वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा आपको अपने फ़ोन से बढ़ाना पड़ेगा या सिस्टम से, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ए टू जेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका, ठीक है, एडीएएस इस यूनिट के अंदर। तो आई होप क्लास आप सपोर्ट करोगे, समझोगे इस सिचुएशन को। चलो चलते हैं, बात करते हैं एडीएस की। तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले क्या है, ये वो बेहतर तरीके से समझ तभी आएगा जब कुछ आप टॉपिक्स को समझोगे, कुछ एग्रीगेट्स को समझोगे। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है टोटल, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया क्या, टोटल डिमांड। डिमांड किस चीज का, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब जो सरकारी खाता चालू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चालू होता है। तो इस पूरे साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में, इस पूरे साल में जितनी भी डिमांड हो रही है देश के अंदर, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते थे किसी एक सामान की डिमांड, लेकिन यहाँ पे पूरे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सबकी डिमांड को मिलाकर क्या कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड। और इस एग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट है, यानी कि इन पांचों चीजों से मिलकर एग्रीगेट डिमांड बना हुआ है, जिसका सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं इसको। यानी कि हम लोगों ने, आप लोगों ने, वी आर द फाइनल कंज्यूमर। तो हम लोगों ने जितना भी कंजप्शन पे खर्च किया है, या फिर कोई अगर बिजनेसमैन है वो फर्म्स के अंदर आ जाता है। आपको पता है देयर आर 4 सेक्टर इन इकोनॉमी। सबसे पहला हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा एक्सटर्नल यानी कि अब्रॉड, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने
कंजप्शन पे जितना भी खर्चा किया है वो सारा का सारा आ गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के अंदर। और हम लोग जब कंजप्शन पे खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिमांड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई सामान खरीदना है, मुझे शर्ट्स खरीदनी है या फिर मुझे पेन खरीदना है, मुझे फ़ोन खरीदना है, तो मैं उसका कंज्यूमर हूँ। तो मैं बाजार में जाके फ़ोन खरीद के ला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं फ़ोन की डिमांड कर रहा हूँ। अगर मैं पेन खरीद के ला रहा हूँ मार्केट से तो कहीं ना कहीं मैं पेन की क्या कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, राइट। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि हम लोग कंजप्शन पे जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो अग्रीगेट डिमांड, कहीं ना कहीं हम उसको डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है, राइट। और जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ये डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम पे। अब आप बोलोगे सर डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जब मैं अपनी इनकम से टैक्स दे दूंगा तो जो इनकम बचेगी मेरे पास वो मैं खर्च कर सकता हूं, दैट इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। इनकम में से टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है जिसे हम एक्चुअली में खर्च कर सकते हैं उस इनकम को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्पोजेबल इनकम पे, सॉरी। और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम माइनस टैक्स। अगर हम इनकम में से टैक्स को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो डिस्पोजेबल इनकम है। तो अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम कंजप्शन पे खर्च ज़्यादा करेंगे, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम कंजप्शन पे खर्च कम करेंगे। यानी कि हम लोग कितना कंजप्शन कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करेगा। और कंजप्शन और डिस्पोजेबल इनकम इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और डिस्पोजेबल इनकम का मतलब इनकम माइनस टैक्स, जो हम खर्च करने के लिए बचाते हैं टैक्स देने के बाद। और ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये किसका कंपोनेंट है? एग्रीगेट डिमांड का। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोग कंजप्शन पे खर्चा करते हैं उसी तरीके से सरकार भी कंजप्शन पे खर्चा करती है, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सरकारी दफ्तरों में जो चीज़ें आती हैं, सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए जो चीज़ें खरीदती है, देश को चलाने के लिए जितना भी सामान सरकार खरीद रही है कंजप्शन पे खर्चा कर रही है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। तो आपको ये समझ आया कि अग्रीगेट डिमांड के 5 में से 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्राइवेट का फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन। तीसरा है प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट और चौथा है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। ध्यान सुनना, प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, पांचवा जो है नेट एक्सपोर्ट। तो पढ़ते हैं डिटेल में। तो हमने दो तो पढ़ लिया, प्राइवेट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा है प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन टू कैपिटल। इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसे कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल, या इसे कहते हैं क्लास कैपिटल फॉर्मेशन। कहने का क्लास मेरा ये मतलब है कि अगर हमने साल के बीच में या कभी भी कुछ पैसे अपने बिजनेस में ऐड कर दिया है, ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल ऐड कर दिया, दैट दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा नेशनल इनकम का, उसका फॉर्मूला आपको याद है? 4 चीजें ऐड कर देता है उसमें, प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेट का कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन, और एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये तीसरा कंपोनेंट है, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इस पूरे चैप्टर में 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं और हमेशा हम इसको ही इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। पहला होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। It depends upon income. More income, more investments, and vice versa. Less income, less investment. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है
जो डिपेंड करती है क्लास इनकम पे। जितना ज़्यादा इनकम होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जितनी कम इनकम होगी उतनी कम इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इट इज कांस्टेंट irrespective the level of income। इनकम से कोई लेना देना नहीं है, इसे कांस्टेंट मानेंगे, चाहे आपकी इनकम हो चाहे आपकी इनकम ना हो, ये इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो बिजनेसमैन है उसे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, इनकम हो चाहे ना हो उसको करना पड़ता है। कई बार वर्कर की सेफ्टी के लिए करना पड़ता है, कई बार कंपनी को रन करने के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर एक इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट कमाने के लिए करो, कुछ पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे आपको इनकम मिले चाहे आपको इनकम ना मिले। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, इंड्यूस जो कि क्या रहता है क्लास, डिपेंड करता है इनकम पे, ज्यादा इनकम ज्यादा इन्वेस्टमेंट। ये डिपेंड नहीं करता इनकम पे, यहाँ पे हर साल उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी आपको। इसका डायग्राम समझते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम उसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा अज्यूम करेंगे। यहां लिखेंगे लेवल ऑफ इनकम। तो आप देखोगे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ना, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, बना लो इसको। इनकम हो चाहे ना हो, ये इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी। तो हम इस पूरे चैप्टर में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसकी बात करेंगे। तो अगर मैं एक एसी घर के लिए खरीद रहा हूं तो उस एसी पे जो खर्चा है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। अगर यही एसी अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा हूं तो उस पे जो खर्चा है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। दोनों ही केस में मैं दुकान से जाकर एसी की डिमांड ही कर रहा हूं ना, इसीलिए क्लास वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। तो एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट में प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। अगर आपको पांचों नाम याद हो गए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, पांचों के पांच, राइट। चौथा जो है वो है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब सरकार सड़क बनाती है, एम्स बनाती है, स्कूल, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, बाहर से कोई कंपनी खरीद रही है, या सरकार किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करती है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं डिमांड को कंट्रीब्यूट कर रही है, वो भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्स टू अब्रॉड, तो कहीं ना कहीं विदेशी लोग हमारे यहाँ के सामान की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है और प्लस है। लेकिन अगर हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने देश में बने हुए सामान की डिमांड नहीं कर रहे, तो इसीलिए वो माइनस पार्ट है। तो क्लास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो ये पांच के पांच कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। तो अगर आप देखोगे तो एडी का फॉर्मूला क्या हो गया, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट। सो एडी के ये पांच कंपोनेंट है। कमेंट में पांचों के पांच लिख के दिखाओ, पेपर में पूछा भी गया था एक बार कि एडी के कौन कौन से कंपोनेंट है, किन से मिलकर डिमांड बनेगा, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो उसके अंदर सबसे पहला है प्राइवेट का कंजप्शन, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजप्शन, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन पांचों कंपोनेंट से मिलकर आपका एग्रीगेट डिमांड बनता है। तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं एडी का, तो ये सारा का सारा फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर दोनों हो गया, गवर्नमेंट कंजप्शन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट। तो एडी के पांच कंपोनेंट है। कमेंट सेक्शन में फटाफट जरा पांच के पांच कंपोनेंट आप लिख के दिखाओ, राइट। आगे समझ सबको, चलो नेक्स्ट हो गया क्लास, यहाँ पे पांचों कंपोनेंट हो गया। लेकिन आपको पता है हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। देयर आर 4 सेक्टर इन इकोनॉमी। सबसे पहला कंज्यूमर्स, दूसरा प्रोड्यूसर्स, तीसरा गवर्नमेंट,
और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर। लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी में जहां पे कौन कौन होता है, प्राइवेट, कंज्यूमर और फर्म्स, कंज्यूमर्स और फर्म्स, ये दोनों। तो यहां पे कौन कौन नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं होता और अब्रॉड नहीं होता है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में, वैसे मैंने आपको कहा था एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट है ही नहीं, अब्रॉड है ही नहीं, सिर्फ प्राइवेट फर्म्स और क्लास कंज्यूमर्स हैं, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में जो एडी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सी प्लस आई, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये एडी का फॉर्मूला हो गया नॉर्मली, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में कि क्या है सी, क्या है आई। तो मैंने आपको बता दिया कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी फॉर क्या होता है, कंजप्शन। कंजप्शन होता क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम्ड। इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया वो कंजप्शन है। इट कैन नेवर बी जीरो। ध्यान रखना, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, भले ही आपकी इनकम जीरो हो, आप कुछ नहीं कमा रहे, देयर इज अ मिनिमम कंजप्शन, देयर इज अ मिनिमम कंजप्शन। अगर तुम्हारी इनकम जीरो है ना, तुम कुछ भी नहीं कमा रहे, तब भी जिंदा रहने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कंजप्शन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं क्लास, ऑटोनोमस कंजप्शन। इट इज डिनोटेड बाई ए बार या सी बार। देख लो आपकी मर्जी है कैसे डिनोट करना चाहते हो, ए बार या सी बार, आपकी मर्जी है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, जब मेरी इनकम जीरो है तब मैं जो कंज्यूम कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। ओके, पास्ट सेविंग्स एंड बोरोइंग्स। अब बच्चों बोलेंगे ना, सर आपके पास तो इनकम है ही नहीं, आपके पास तो इनकम ही नहीं है, आप कैसे खर्च कर रहे हो फिर, मैंने पहले कुछ जोड़ा होगा या मैं उधार लूंगा। आर द मेन सोर्स ऑफ सच कंजप्शन। तो उस कंजप्शन के लिए जो मेन सोर्स है ना क्लास, वो है आपका क्या, सेविंग्स या बोरोइंग्स। आपने जो पिछले साल जोड़ा वो, या आपने जो उधार ले लिया वो, ये दोनों जो है आपका सोर्स है जिससे आप कंजप्शन करते हो। ठीक है, तो क्लास आगे आपका समझ आपको कि क्या है कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन किसे कहते हैं, जब मेरी इनकम जीरो है, मेरी इनकम जीरो है पर जिंदा रहने के लिए मुझे 200 रुपए खर्च करना पड़ेगा, दिस 200 कंजप्शन इज कॉल्ड ऑटोनोमस। यानी कि जब मेरी इनकम जीरो है तो उस टाइम पे मैं जो कंजप्शन कर रहा हूं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन। राइट, नेक्स्ट यहां पे डियर लर्नर्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप देने के लिए अनअकैडमी लेके आया क्लास एक बहुत ही अच्छा ऑफर क्लास 6 टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर अगर आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने या उससे ज़्यादा का, तो आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का K12 का सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, अगर आप उससे अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे जो कि है SPA10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। सिमिलरली अगर आप कोई भी 12 महीने या उससे ज़्यादा का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री।
और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आपको प्लस के मिलेंगे, आइकॉनिक लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आपको आइकॉनिक के मिलेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस और स्ट्रक्चर कोर्सेस और पीडीएफ जैसे फीचर्स मिलेंगे आपको। जबकि यही सारे फीचर आइकॉनिक में मिलेंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर मिलते हैं आइकॉनिक में, लाइक पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सेशन, पेरेंट्स कनेक्ट, आपके घर वाले भी कनेक्ट कर सकते हैं, टीचर से बातचीत कर सकते हैं, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान किया जाएगा, और पर्सनल मेंटोर आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए आपको गाइड करेगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, SPA10 मेरा कोड है, इसे यूज करना मत भूलना, फ्री अनलॉक करने के लिए, और कोर्स परचेस करते हो तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ पाने के लिए। अब आगे चलते हैं, एडी का स्केड्यूल और डायग्राम। हम लोगों ने बेसिकली अभी तक समझा है कि अग्रीगेट डिमांड होता क्या है, अग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला क्या है। तो अगर हम स्केड्यूल डायग्राम की बात करें तो हम लोगों ने अभी तक जो समझा है वो क्या समझा है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि एडी इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हम डायग्राम बनाते हैं एक करके, ठीक है। ये हो गया आपका सी प्लस, अच्छा सी को थोड़ा सा मैंने ऊपर से क्यों बनाया है बताओ, सी को 0 से क्यों नहीं बनाया मैंने? भाई डायग्राम तो मेरे साथ साथ बनाते चले जाना, मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि तुमको समय लगे मेरे साथ साथ बना सको, क्योंकि सी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, यानी कि जब मेरी इनकम 0 होगी, जब कंट्री में इनकम 0 होगी तो उस टाइम पे आप कितना कंजप्शन करोगे, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, जो जीवन गुजारने के लिए जरूरी है। एडी नीचे आएगा, लेवल ऑफ इनकम, ये सी है कंजप्शन, ये आई है, ये आई, और जैसे ही क्लासेस सी लिया है ना आपने, इतना ही गैप लेके यहां से एडी बन जाएगा पैरेलल, ये बन गया एडी, ये एडी, ये लाइन जो है ना ये एडी है, और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एडी एंड सी इज आई। तो एडी और सी, एडी और सी के बीच का जो गैप है वो क्या है, वो एक पैरेलल लाइन है, और वही पैरेलल लाइन क्या है क्लास, इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको एडी का आता है फिगर बनाने के लिए तो इस तरीके से, अगर आप एडी को देखो सी को देखो ना, बिल्कुल सेम है, दोनों ही कभी 0 नहीं हो सकते। एडी ऑल्सो कैन नेवर बी 0, एडी भी कभी 0 नहीं हो सकता बेटा, क्यों? क्योंकि सी कभी 0 नहीं हो सकता। अगर एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई है और सी खुद कभी 0 नहीं हो सकता, तो एडी कैसे 0 हो जाएगा, खुद सोचो। बस ये है, एडी थोड़ा बड़ा होता है सी से, सी यहां से बन रहा है, मान लो ये 10 है ऑटोनोमस कंजप्शन, तो ये 20 होगा या मे बी 25 होगा, ऐसा कुछ। डायग्राम बना लिया आपने एडी का, वीडियो पॉज करो और एडी का डायग्राम बनाओ पूरा। अब इसका स्केड्यूल देखते हैं बना के ना, इसका स्केड्यूल देखो बना के, एडी वाई सी प्लस आई, ठीक है। या फिर एक काम करो, वाई को आप रहने ही दो, हम तो सिर्फ एडी बनाएंगे, तो यहां लिख लो एडी सी प्लस आई, सी प्लस आई। तो कंजप्शन शुरू में जो है वो मान लो 50 है, फिर बढ़कर क्लास कितना हो गया आपका 100, फिर हो गया 140, फिर हो गया 170, फिर हो गया मान लो 200, राइट। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मान लो हम हर जगह सेम मानेंगे, इन्वेस्टमेंट सेम मानेंगे। तो एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई, तो ये रहा सी ये रहा आई, दोनों को जोड़ दो, 190, 240, 280, 310, 340। तो एडी का भी फॉर्मूला क्या आ गया, सी प्लस आई, आपको सी दे रखा है, आपको आई दे रखा है। अब अपनी मर्जी से सी लिया है मैंने, बढ़ाते चलो सी को, खत्म बात, क्या कोई भी नंबर ले लो, 0 मत मानना, सी कभी 0 नहीं होता, सी को बढ़ाते चलो, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो सी प्लस आई दोनों को जोड़ो, आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड। अपनी मर्जी से बना सकते हो, कोई भी इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इन्वेस्टमेंट को कोई भी नंबर लेना, कांस्टेंट मानते चले जाना इन्वेस्टमेंट को, और जो सी है ना, जो सी है वो आप कंटिन्यू बढ़ाते चले जाना बस।
तो एडी का फॉर्मूला आ जाएगा सी प्लस आई, और डायग्राम मैंने बताई दिया आपको, ये रहा आई, सी, ये रहा एडी। ओके, जैसा आपने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम पढ़ रखा होगा ना 11th में, कुछ कुछ वैसा ही है, राइट। तो ये हो गया, मैं हटा रहा हूँ इसको, पॉज करके आप बना लो या लिख लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, बस सी प्लस आई करना है आपने, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई। ओके, तो ये हो गया पूरी बात क्लास एग्रीगेट डिमांड की। हमने एग्रीगेट डिमांड को पूरा अच्छे से पढ़ लिया विद डायग्राम विद फॉर्मूला। टू सेक्टर इकोनॉमी में फॉर्मूला क्या होता है एडी का? वेरी गुड, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई का। जैसे आपने पढ़ा ना एडी एग्रीगेट डिमांड, उसी तरीके से एएस है एग्रीगेट सप्लाई। इट रेफर्स टू टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग क्लास, ये फर्स्ट नहीं है, फिस्कल ईयर है, फिस्कल ईयर, राइट। तो साल भर में जितनी सप्लाई हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई, एएस। जिस तरीके से साल भर में जितनी डिमांड हो रही है देश के अंदर उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, उसी तरीके से साल भर में जितनी सप्लाई हो रही है उसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, सी और एस, यानी कि कंजप्शन एंड सेविंग्स। कंजप्शन के बारे में आप जानते हो, कंजप्शन क्या है? इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया वो कंजप्शन है। लेकिन सेविंग क्या होता है क्लास? इट इज द पार्ट ऑफ इनकम which is not consumed। इनकम का वो हिस्सा जो आपने अभी तक कंज्यूम नहीं किया, इसका मतलब जो आपने बचा लिया। इनकम का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया, जो आपने अभी तक कंज्यूम नहीं किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं। एट इनिशियल स्टेज इनिशियल स्टेज में सेविंग नेगेटिव होता है। शुरू शुरू में कहाँ इतना पैसा बचा पाते हो आप? आपकी बचत माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कम, खर्चा ज़्यादा होता है। मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, खर्चा मेरा 120 है। मैं 100 कमा रहा हूँ, खर्चा 120 है, कि जिंदा रहने के लिए मुझे 120 खर्च करना पड़ेगा, और मेरे को इनकम कितनी आ रही है? 100। जैसे नया नया बिजनेस होता है ना, आप नई दुकान खोलोगे, शुरू में घाटे में चलेगा, फिर धीरे धीरे मुनाफा आएगा, राइट। तो शुरू में सेविंग्स नेगेटिव, बट आफ्टर अ स्टेज इट इज पॉजिटिव। एक स्टेज के बाद वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो शुरू में सेविंग्स नेगेटिव रहती हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद सेविंग्स क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती है। सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये तो सेविंग्स की बात होगी। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सॉरी, ये हो गया सेविंग्स। आप अगर देखोगे तो शुरू में माइनस, फिर जीरो, फिर प्लस। तो सेविंग्स इन 3 स्टेज से होकर गुजरता है। शुरू में सेविंग्स होती है नेगेटिव, शुरू में इतना प्रॉफिट नहीं आता हमारे पास, हम सर्वाइवल स्टेज पे होते हैं, तो अपने घर से ही पैसा लगा रहे होते हैं। तो शुरू में सेविंग्स होती है हमारी नेगेटिव, लेकिन एक स्टेज के बाद वो पॉजिटिव होने लग जाती है। सो एट इनिशियल स्टेज सेविंग्स इज नेगेटिव, बट आफ्टर स्टेज इट इज पॉजिटिव। एक स्टेज के बाद वो पॉजिटिव होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। होता क्या, देखो होता क्या है, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस कंजप्शन। एक फॉर्मूला आप याद कर लो, आज कभी मत भूलना इस पूरे चैप्टर में। Y फॉर इनकम, C फॉर कंजप्शन, S फॉर सेविंग्स। लिख लो फॉर्मूला। जो इनकम है ना वो कंजप्शन प्लस सेविंग्स के बराबर है। जो इनकम है वो कंजप्शन प्लस सेविंग्स के बराबर है। जो हमारी इनकम है वो दो चीज़ों के सम के बराबर है, कंजप्शन प्लस सेविंग। मैंने 100 रुपये खर्च किया और 50 रुपये बचाया, तो मेरी इनकम है 150 रुपये। तो अगर मुझे सेविंग्स निकालना हो तो मैं इनकम में से क्या माइनस कर दूंगा? कंजप्शन, तो मेरी सेविंग निकल आएगी। तो एएस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? सी प्लस एस। तो अगर मैं स्केड्यूल बनाऊं यहाँ पे,
ये y है, c प्लस एस है, और ये ए एस है। इनकम 0, फिर 100, 200, 300, 400। ठीक है, अगर मेरी इनकम 0 है तब भी मुझे 50 तो चाहिए कंजम्पशन करने के लिए, फिर 100, फिर 140, फिर यहाँ पे क्लास आ गया 220, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 250। तो आप एस बताओ कितना आएगा, सब लोग एस निकालो। एस का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस सी। एस का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस सी, y फॉर इनकम। तो मेरी इनकम जो है वो 0, 100, 200, 300, 400 है, ये मेरी इनकम है। कंजप्शन है मेरी 50, 100, 140, अपने मन से मान लिया। कमाई बढ़ रही है और कंजप्शन बढ़ रहा है, बस और कुछ नहीं। इनकम बढ़ रही है और कंजप्शन बढ़ रहा है। इनकम में से कंजप्शन घटाएंगे तो सेविंग्स आएगा। 0 माइनस 50, माइनस 50, 100 माइनस 100 0, 200 माइनस 150 140 60, 300 माइनस 220 80, 4 माइनस 250 150। तो क्या देख रहे हो, शुरू में सेविंग्स नेगेटिव है, फिर धीरे धीरे सेविंग्स पॉजिटिव होने लगी। और ए एस का फॉर्मूला है सी प्लस एस। अच्छा एक बात बताओ, वाई का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस। ए एस का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ए एस जो है वो वाई के बराबर है, कह सकते कि नहीं कह सकते। अगर आर एच एस इक्वल है तो एल एच भी तो इक्वल होगा। मैथ्स का ये रूल तो जानते ही हो आप, अगर दो इक्वेशन का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल होगा। तो मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, जो वाई लिखा है वही मैं लिख दूंगा ए एस, अपने आप बना रहा हूँ। मैं अगली बार पढ़ाऊंगा आपको कोई नया फिगर लूंगा मैं। फिगर हमेशा चेंज होता रहेगा, मतलब सॉरी स्केड्यूल नंबर जो मैं यहाँ ले रहा हूँ ना वो चेंज होते रहेंगे। तो यानी कि जो y लिख रहे हो ना वही सेम ए एस है, और c प्लस एस को जोड़ते हो तो y भी आता है और ए एस भी आता है, दोनों को मिलाकर y और ए एस बराबर है। अब इसका डायग्राम बचा है बस, फिर देन टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये यहाँ तक लिख लो फटाफट जल्दी से। चलो बनाते हैं जरा इसका डायग्राम अब। ए एस का फॉर्मूला है सी प्लस एस, ए डी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, और वाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस है, और ए एस इक्वल टू वाई। इतना हम लोगों ने पढ़ा। तो जितने फॉर्मूले आज हमने पढ़े उसे प्लीज़ कमेंट में लिख के जाना, याद करके अच्छे से, ताकि अगली क्लास में अगर आप आओ तो आपको ये याद हो और हम आगे चलें। और सारे न्यूमेरिकल इसके बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, ये नेशनल इनकम से भी बहुत आसान, सब सिखा दूंगा, डोंट वरी। कॉन्फिडेंस मेरा वॉल्यूम भले ही लो हो गया है क्लास, गला खराब होने की वजह से और बीमारी के कारण, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, पहले से भी हाई। ठीक है, और अच्छे से आपके लिए मेहनत करना है अब। सी प्लस एस, तो ये रहा सी, जानते हो आप थोड़ा ऊपर से बनता है सी। और सेविंग्स पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। सी है, सॉरी सी है, ये डायग्राम सी का है। लेवल ऑफ इनकम आएगा नीचे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं सी, ए एस को ही तो वाई बोलते हैं, ए एस को ही तो वाई बोलते हैं। जितना गैप आपने यहां से लिया ना उतना ही गैप नीचे से लो, माइनस ए बार बोलते हैं इसको। आप यहां तक बनाओ, पहले यहां तक बनाओ, गलती ना हो ना कोई यहां। तो पहले आपने सी बनाया और ए एस, आपने ए एस ट्राई करा करो, इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होता है इनकम, इसीलिए इसको 45 डिग्री से बनाया। ठीक है, ए डैश जितना लिया ना आपने, यहां से माइनस ए डैश लो, और जहां पे वाई और सी कट करता है ना उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कमाई खर्चा दोनों बराबर है, मतलब बचत 0 होगी। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, और यहीं से तुम्हें एस को पास करना है इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं है, एस किसी के पैरेलल नहीं है। तो कुल मिला के ए एस 45 डिग्री से बनेगा, राइट। ए एस इज फ्रॉम 45 डिग्री। तो ए डी ये रहा थोड़ा ऊपर से, ए एस ये रहा 45 डिग्री से।
ए 0 हो सकता है बट AD 0 नहीं होता, और AC किसके बराबर होता है? Y के। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हो गया। AD हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा आज, काफ़ी सारे डायग्राम्स है, और मैं बिफोर एग्जाम सारे डायग्राम को रिवीजन करा के भेजूंगा आपको। जितने ज़्यादा डायग्राम आप याद करोगे उतना बेटर है, मतलब जितने ज़्यादा डायग्राम हम एग्जामिनेशन में बनाएंगे ना, उतना इंप्रेशन मार्क्स हमको मिलता है, उतना अच्छा लगता है टीचर को डायग्राम। ओके, तो AD हो गया, AS हो गया। मैं दोबारा एक बार बना देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ये हो गया AS, ये हो गया AD, जहाँ पे AD AS और सॉरी यहाँ पे C है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 कमाया 100 खर्च किया, बचाया क्या? 0, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। जितना गैप आपने यहाँ से लिया A बार ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि जब आपकी इनकम 0 है ना, तो आप कंजप्शन कर रहे हो 200, तो सेविंग कितना होगा? तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे दोनों बराबर रहता है, ऑटोनोमस कंजप्शन ऑटोनोमस सेविंग की। 0 लेवल पे कितनी सेविंग्स है, बस सेविंग माइनस में होता है, यहाँ से पास कराना है, खत्म, बन गया AS का डायग्राम, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ रखोगे AS, Y, नीचे आता है लेवल ऑफ इनकम। और ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहां YC के बराबर है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे सेविंग्स भी 0 और इनकम कंजप्शन दोनों बराबर है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप समझोगे थोड़ा सा कि वॉल्यूम जो है, मेरी गला बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। कोशिश करता हूँ जल्दी रिकवर होकर आपको उसी तरीके से। अच्छी बात यह है कि जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, बिफोर एग्जाम आपको उसी एनर्जेटिक लेवल से पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा आप मैनेज कर लो। आई होप आप सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे इस वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर मुझे बताना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।